हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का 7वां चैप्टर तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले चैप्टर के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं जो आज हमें पढ़ने हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो चलिए चैप्टर के पॉइंट्स जो हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों, जो चैप्टर है उसका नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट जो यानी कि पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। दोस्तों, जब हम तृतीयक क्रियाकलाप को पढ़ रहे हैं तो पहले इसी के कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होएगा ये तृतीयक क्रियाकलाप क्या है। उसके बाद हम पढ़ लेंगे इसके प्रकार और फिर इसकी देख लेंगे विशेषताएं। तो दोस्तों, ये यहाँ से हमारा जो तृतीयक क्रियाकलाप का जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा पॉइंट होगा वो देखते हैं क्या होगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं तृतीयक क्रियाकलाप को किन 4 भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों, जो तृतीयक क्रियाकलाप है उसको 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है व्यापार, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार और लास्ट जो चौथा होता है वो होती हैं सेवाएं। तो फ्रेंड्स, जो तृतीयक क्रियाकलाप है उसके 4 भाग हमारे जो थे वो हो गए। पहला व्यापार और वाणिज्य, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार और चौथा सेवाएं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा तृतीयक क्रियाकलाप से जुड़े लोग, यानी कि तृतीयक क्रियाकलाप में कौन से लोग संलग्न होते हैं और उनका कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये हमारा एक टॉपिक बन सकता है, तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न लोग। इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जो बुक ने जो एग्जाम्पल हमें बताया है, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है वो होगा पर्यटन। तो फ्रेंड्स, पर्यटन को देखेंगे, पर्यटन क्या होता है और उसको एक बार एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे। तृतीयक क्रियाकलाप का एक एग्जाम्पल जो कि है पर्यटन। तो पर्यटन को देख लेंगे और फिर एक बार इसको अलग से पढ़ेंगे कि पर्यटन क्या है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक और ऐसे कौन से कारक होते हैं जिन कारण पर्यटक जो है वो पर्यटन केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं। तो एक बार हमें इसे पढ़ना है किसके रूप में, एक बार इसे पढ़ना है तृतीयक क्रियाकलाप में जुड़े लोगों के एक एग्जाम्पल के रूप में पर्यटन को, और एक बार पर्यटन को अलग से देखना है कि पर्यटन क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद फ्रेंड, जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं और इसका एक एग्जाम्पल। तो चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, इस क्षेत्र में कौन से जो देश हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है वो है कि 2005 में यूएसए से यानी कि अमेरिका से 55,000 जो रोगी हैं वो भारत में आए थे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये वाला हमें चिकित्सा पर्यटन का मिलेगा। तो चिकित्सा पर्यटन देखेंगे और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा चतुर्थ क्रियाकलाप किसे कहते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे कि जैसे कि जो कि होते हैं परामर्शदाता या सॉफ्टवेयर सेवाओं की से जुड़े हुए लोग। तो इसका एक एग्जाम्पल और चतुर्थक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट होगा या जो हमारे अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं। पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं, इनका एक एग्जाम्पल, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे स्वर्ण कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है। तो पंचम क्रियाकलाप के जो वर्कर होते हैं या जो श्रमिक होते हैं उन्हीं को स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं, या फिर इसका जो इंग्लिश शब्द होता है वो होता है आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग किसे कहा जाता है वो देख लेंगे और इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे आउटसोर्सिंग का। तो आउटसोर्सिंग और इसी के अंदर एक जो कंसेप्ट और होता है वो होता है
अप्रतन या फिर ऑफशोरिंग, अप्रतन या फिर ऑफशोरिंग, उसको भी समझ लेंगे। ऑफशोरिंग या फिर जो अप्रतन है वो किसे कहते हैं। इसके बाद हम जो एक कंसेप्ट होगा वो देखेंगे होम शोरिंग का, कि होम शोरिंग किसे कहा जाता है। तो इसके अलावा जो भी एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, एक दो वो देख लेंगे। और जो चैप्टर के लास्ट में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें से अंकीय विभाजन, जो कि लास्ट का पॉइंट है बिल्कुल, अंकीय विभाजन। तो अंकीय विभाजन क्या है, इसको भी एक बार क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एक टेबल दे रखी है, इसमें से हमें बताना है कि ये जो कार्य होते हैं वो कौन से होते हैं। लाल कॉलर श्रमिक हम पढ़ चुके हैं, जो श्वेत स्वर्ण कॉलर हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। श्वेत कॉलर जो श्रमिक हैं वो भी पढ़ चुके हैं, और नीला कॉलर श्रमिक भी पढ़ चुके हैं। तो ये कॉलर के श्रमिक आपको बताने हैं मेरे को कौन कौन से होते हैं। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा, अंकीय विभाजन किसे कहते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं नोट्स के साथ। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो कि होगा तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहा जाता है और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 1 है। तृतीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए या फिर इनके प्रकार बताइए। तो पहला क्वेश्चन, यानी कि इसका जो पहला पार्ट है वो है तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो दोस्तों, तृतीयक क्रियाकलाप से अभिप्राय सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन से है। कहने का मतलब है, जब हम व्यापार के लिए यानी कि पैसा कमाने के लिए सेवाएं दे रहे हैं तो उसको तृतीयक क्रियाकलाप की सेवाएं कहा जाता है। जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल लिया है वो है डॉक्टर, वकील, प्रकाशक, बिजली मिस्त्री, धोबी, नाई, अध्यापक। इन सब की जो भी सेवाएं हैं वो तृतीयक क्रियाकलाप का एक एग्जाम्पल है। तो तृतीयक क्रियाकलाप का जो कंसेप्ट है वो हमारे को क्लियर हो गया है, क्या होता है। तृतीयक क्रियाकलाप से अभिप्राय सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन से होता है। तो इसकी परिभाषा यानी कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो हमारा क्लियर हो गया है। आते हैं दूसरे पार्ट पर, तृतीयक क्रियाकलाप का वर्गीकरण कीजिए। तो ये भी टर्सरी एक्टिविटीज़ का कुछ फिगर है जो आप देख सकते हैं। डॉक्टर, वकील और जो पुलिस है, इनकी जो सेवाएं हैं वो इसका एक एग्जाम्पल होता है, और कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर, जो था तृतीयक क्रियाकलाप का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, तृतीयक क्रियाकलाप का वर्गीकरण में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है व्यापार। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तृतीयक क्रियाकलाप को 4 भागों में बांटते हैं। उसमें से जो नंबर 1 था वो था व्यापार। तो व्यापार किसे कहते हैं दोस्तों, व्यापार कहते हैं वस्तुओं के क्रय और विक्रय को, यानी कि वस्तुओं को जब हम खरीद कर बेचते हैं तो इसको व्यापार कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाता है कि व्यापार क्या है, कि वस्तुओं के क्रय और विक्रय को व्यापार कहते हैं। ये 2 स्तर पर होता है, एक होता है फुटकर व्यापार और एक होता है थोक व्यापार। फुटकर व्यापार होता है जब आप सीधा उपभोक्ता को, जो कंज्यूमर है, उसको वस्तुओं को बेचते हैं, तो उसको कहा जाता है फुटकर व्यापार। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रेहड़ी द्वारा, या फिर सीधा द्वार से द्वार पे बेचते हैं, या फिर इंटरनेट, ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये जो है ये इंटरनेट के ज़रिए बेचा जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं फुटकर व्यापार के। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है या फिर जो दूसरा पार्ट होता है इसका, वो होता है थोक व्यापार। थोक व्यापार जो होता है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अंदर जो वस्तुएं बेची जाती हैं वो अधिक संख्या में बेची जाती हैं और सीधा उनको बेची जाती हैं जो कि आगे व्यापार करेंगे। कहने का मतलब है, जो वस्तुओं को खरीदेंगे दुकानदार और फिर आगे उपभोक्ता को बेचेंगे, तो वो जो वस्तुएं खरीदते हैं वो थोक के रेट पे खरीदते हैं, यानी कि जो होलसेल प्राइस होता है उस पर खरीदते हैं। उनको वस्तुएं थोड़ी सस्ती मिलती हैं और आगे जाकर कंज्यूमर को थोड़ा महंगा बेचते हैं। पर लेकिन वो जो वस्तुओं को खरीदते हैं वो बड़े पैमाने पर खरीदते हैं। कहने का मतलब है 100 इकाइयाँ, 200, 1000, वो इन संख्या में वस्तुओं को खरीदते हैं। तो ये होता है थोक व्यापार। इसका एक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वो है alibaba.com। अगर आपने अभी तक alibaba.com सर्च नहीं किया है तो देख सकते हैं। alibaba.com जो है वो वस्तुओं को अधिक से अधिक इकाइयों में बेचते हैं।
अगर आपने अभी तक alibaba.com को विजिट करके नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं alibaba.com। इस पर आप जो भी चीज़ें खरीदेंगे वो अधिक से अधिक इकाइयों में यानी कि अधिक से अधिक पीसेज में आपको मिलेगी। जैसे कि ये अगर आप खरीदते हैं तो 100 पीसेज आपको खरीदने पड़ेंगे। तो तृतीयक क्रियाकलाप का जो पहला पार्ट था वो हमने पढ़ा। पहला जो प्रकार था वो था व्यापार। व्यापार होता है वस्तुओं का क्रय और विक्रय, ये 2 स्तर पर होता है, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। चलिए दूसरा जो पार्ट है वो देख लेते हैं, जो है परिवहन। परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं को, सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो अगर आप बस के द्वारा या फिर ट्रेन के द्वारा या फिर एरोप्लेन के द्वारा किसी भी साधन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो खुद जा रहे हैं या फिर वस्तुओं को भेज रहे हैं या किसी भी चीज़ को भेज रहे हैं तो इसको परिवहन कहते हैं। तो ये जो सेवा है इसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है, केवल आपको सेवाएं दी जा रही हैं और उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं परिवहन। वस्तुओं के उत्पादन में और वितरण में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वस्तुओं का जहाँ पर उत्पादन होता है वहाँ से लेकर उसको वितरण करने में ट्रकों द्वारा, रेल द्वारा उन वस्तुओं को पहुँचाया जाता है। तो इसीलिए परिवहन का विशेष योगदान होता है वस्तुओं के उत्पादन में, वितरण में और उपभोग में। तो परिवहन की जो दूरी होती है उसको 3 प्रकार से मापा जाता है। सबसे पहला किलोमीटर की दूरी, कहने का मतलब है ए स्थान से बी स्थान के बीच में जो दूरी है वो कितने किलोमीटर में है, तो किलोमीटर दूरी। दूसरा समय दूरी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो समय दूरी हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरी दूरी है वो है लागत दूरी, कितना पैसा यहाँ पर खर्च होता है, तो उसे बोलते हैं लागत दूरी। यहाँ पर एक कंसेप्ट और होता है समकाल रेखाएं। तो समकाल रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि इस स्थान से इस स्थान तक जाने तक एक ही समय लगेगा, यानी कि वो सारी जो भी जगह होंगी जहाँ पर एक ही समय पर पहुँचा जाता है उन्हें समकाल रेखाएं बोलते हैं। कहने का मतलब है ए स्थान, बी स्थान, सी, डी। तो अगर यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं एक समान, तो ये रेखाएं बता रही हैं कि इन स्थानों पर एक ही समय में पहुंचा जा सकता है, तो इनको बोलते हैं समकाल रेखाएं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा परिवहन, जो कि है तृतीयक क्रियाकलाप का दूसरा प्रकार। परिवहन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं तथा सवारियों को पहुंचाना। चलिए इसका तीसरा प्रकार देखते हैं, जो होता है संचार। संचार से अभिप्राय शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों को आदान प्रदान करना है। शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का आदान प्रदान संचार सेवाओं के अंदर शामिल किया जाता है। प्रारंभ में जब मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं थी तो संचार परिवहन पर आधारित था, पर आज जैसे जैसे नई तकनीक जैसे कि परिवहन में को हटाकर मोबाइल ने उसका स्थान ले लिया है। पहले एक व्यक्ति खत द्वारा यानी कि डाक द्वारा संदेश को पहुंचाता था, पर अब मोबाइल और इंटरनेट जैसी सेवाओं ने इसका स्थान ले लिया है और इसको परिवहन से स्वतंत्र कर दिया है। तो ये इसका एक प्रकार है संचार। तो आजकल जैसे कि वोडाफोन, आइडिया जैसी जो भी कंपनियां हैं वो संचार की सुविधाएं देती हैं, तो वो भी एक इसका ही एग्जाम्पल है। तो ये था तृतीयक क्रियाकलाप का तीसरा प्रकार संचार। संचार का अर्थ होता है शब्दों, संदेशों, तथ्यों, विचारों का आदान प्रदान। इसमें जो नई तकनीक है दूरसंचार, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और इंटरनेट, ये सभी शामिल किए जाते हैं। तो तीसरे के बाद जो चौथा प्रकार है वो है सेवाएं। सेवाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं और विभिन्न स्तरों पर दी जाती हैं। कुछ सेवाएं लोगों को दी जाती हैं, कुछ सेवाएं उद्योगों को दी जाती हैं और कुछ सेवाएं उद्योग और लोग दोनों को दी जाती हैं। जैसे कि परिवहन का इस्तेमाल लोग भी करते हैं और उद्योग भी करते हैं। कंपनियां अपने कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए करती हैं और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं।
तो परिवहन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका इस्तेमाल लोग और उद्योग दोनों करते हैं। इसके अलावा जो कुछ सेवाएं होती हैं वो विभिन्न स्तरों पर दी जाती हैं, जैसे कि पंसारी की दुकान या जिसे आप जर्नल स्टोर कहते हैं, धोबी घाट निम्न स्तरीय सेवाएं हैं, जबकि लेखक, परामर्शदाता, चिकित्सक जैसी जो सेवाएं हैं वो उच्च स्तरीय सेवाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पढ़ा तृतीयक क्रियाकलाप का वर्गीकरण या फिर तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकार, जिसमें 4 प्रकार पढ़े। सबसे पहला व्यापार, दूसरा परिवहन और तीसरा संचार और चौथा जो लास्ट था जो अभी पढ़ा सेवाएं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है अगर आपका क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं, और जो आगे का जो क्वेश्चन है वो है तृतीयक क्रियाकलाप की विशेषताएं। तो दोस्तों, तृतीयक क्रियाकलाप की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे कि तृतीयक क्रियाकलाप सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। दूसरा, इसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। तीसरा, तृतीयक क्रियाकलाप विनिर्माण उद्योग से अलग होती हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन होता है और तृतीयक क्रियाकलाप में सेवाओं का उत्पादन होता है। चौथी विशेषता, तृतीयक क्रियाकलाप का मापन जो है वो सरल नहीं है, इसको केवल वेतन के रूप में मापा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो दूसरा जो द्वितीयक क्रियाकलाप थे उनके अंदर जो वर्कर था वो सेवाएं देकर उत्पादन करता था, तो हम उसका मापन कर सकते थे कि एक दिन में एक जो लेबर है वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, एक क्वांटिटी को दे रहा है, तो सरल था मापन। पर यहाँ पर मापन सरल नहीं है, क्योंकि किसने कितनी सेवाएं दी, किसने कितने बच्चों को पढ़ाया, तो इसको नहीं नाप सकते, तो इसीलिए इसको केवल वेतन के रूप में मापा जा सकता है। तो ये थी चौथी विशेषता कि तृतीयक क्रियाकलाप का जो मापन है वो सरल नहीं है। इसके बाद पांचवी विशेषता इसकी ये है कि कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिनसे प्रत्यक्ष उत्पादन होता है, यानी कि कुछ ना कुछ उत्पादन हमें दिखता है। जैसे कि फास्ट फूड के अंदर जो भी सेवाएं देता है जो शेफ होता है वो कुछ उत्पादन कर देता है, जो कि जैसे कि बर्गर का एग्जाम्पल लें या पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लें, तो वो भी एक तृतीयक क्रियाकलाप का ही एग्जाम्पल है जिसमें कुछ उत्पादन होता है, प्रत्यक्ष उत्पादन होता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है, पांचवा। और छठा इसका एग्जाम्पल दे दिया है, मिस्त्री, प्लम्बर से लेकर वकील और शिक्षक तक की विभिन्न प्रकार की सेवाएं तृतीयक क्रियाकलाप के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं, तृतीयक क्रियाकलाप की विशेषताएं। दोस्तों, एक क्वेश्चन और होता है जो कि व्यापार वाले पार्ट में से होता है। व्यापार अभी हमने पढ़ा था तृतीयक क्रियाकलाप के प्रकारों में सबसे पहला व्यापार। तो व्यापार जिन क्षेत्रों में किया जाता है उन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। तो वहीं से एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर व्यापार किया जाता है उन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। व्यापारिक केंद्रों का संबंध जो होता है वो नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों से होता है, क्योंकि जो व्यापार होता है वो या तो गाँव में किया जाता है या शहरों में, तो इनका संबंध गाँव और शहरों से होता है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों और नगरों से होता है। तो जो व्यापार होते हैं उनको 3 भागों में व्यापारिक केंद्रों को बांटा जाता है। सबसे पहला ग्रामीण विपणन केंद्र। फ्रेंड्स, विपणन का मतलब भी व्यापार ही होता है या वाणिज्य, इनका मतलब व्यापार से होता है। तो ग्रामीण विपणन केंद्र यानी कि गाँव के व्यापार के केंद्र, दूसरा आवधिक बाजार और तीसरा नगरीय बाजार केंद्र। तो इन दोनों जो ऊपर के जो दोनों पॉइंट हैं इनका संबंध गाँव से है और इन दोनों का भी संबंध नगरों से है। तो जो आवधिक बाजार हैं वो गाँव में भी हो सकते हैं और नगरों में भी हो सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के बाद अब देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा व्यापारिक केंद्र, जहाँ पर व्यापार होता है उन क्षेत्रों को कहते हैं। तो इसका पहला प्रकार ग्रामीण विपणन केंद्र। गांव के अंदर जो भी व्यापार के केंद्र होते हैं या क्षेत्र होते हैं उन्हें ग्रामीण विपणन केंद्र कहा जाता है।
ये क्या करते हैं, ये जो ग्रामीण जो बस्तियाँ होती हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कहने का मतलब है उनको जो वस्तुएं हैं वो बेचते हैं। तो पहला प्रकार हो गया ग्रामीण विपणन केंद्र, यानी कि जो व्यापारिक केंद्र गाँव में होते हैं उन्हें ग्रामीण विपणन केंद्र कहते हैं। दूसरा प्रकार आवधिक बाजार, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं लगाए जा सकते, जो ऊपर वाले बाजार हैं वो नियमित हैं, वो लगे रहते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में जो बाजार हैं वो नियमित रूप से नहीं लगे रह पाते, तो वहाँ पर आवधिक बाजार लगाए जाते हैं, जो कि हफ्ते पर या फिर मासिक में एक बार लगता है। हफ्ते में या तो एक बार लगता है या फिर महीने में एक बार लगता है। तो इन बाजारों को बोला जाता है आवधिक बाजार केंद्र। तो ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ऐसे व्यापारिक केंद्र जो कि गाँव में या शहरों में लगते हैं, कैसे, समय के अनुसार, या तो साप्ताहिक या फिर मासिक, उनको आवधिक बाजार कहा जाता है। ओके, इसके बाद लास्ट पॉइंट है नगरीय बाजार केंद्र। तो ऐसे व्यापारिक केंद्र जो कि नगरों में लगते हैं उन्हें नगरीय बाजार केंद्र बोलते हैं। इनमें जो वस्तुएं मिलती हैं वो या तो तैयार होती हैं या फिर अर्ध तैयार होती हैं, यानी कि निर्मित वस्तुएं होती हैं या फिर अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं और इनके प्रकार। तो ऐसे व्यापारिक केंद्र जो गाँव में होते हैं ग्रामीण, जो नगरों में होते हैं नगरीय, और गाँव या फिर नगरों में होते हैं लेकिन समय के अनुसार लगाए जाते हैं, सप्ताह या फिर मासिक, वो आवधिक बाजार केंद्र होते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न यानी कि जुड़े हुए लोगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो तृतीयक क्रियाकलाप में कौन से लोग जुड़े हुए हैं उनको उदाहरण सहित हमें बताना है। तो दोस्तों आज विश्व के अधिकांश लोग जो हैं वो सेवा क्षेत्र या फिर तृतीयक क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिक विकसित देशों में, जो कि हमसे ज़्यादा विकसित हैं, वो विकसित देशों में सेवा क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अधिक हैं, जबकि जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं वो इनकी तुलना में कम अधिक हैं। कहने का मतलब है वहाँ पर जो सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो इनकी तुलना में कम हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा कि ज़्यादातर लोग किस में जुड़े हुए हैं, सेवा क्षेत्र में या तृतीयक क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं, लेकिन विकसित देशों में इनकी संख्या बहुत अधिक है। ओके, तो एक एग्जांपल दिया है कि यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक जो लोग हैं वो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यदि तृतीयक क्रियाकलाप या सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों की बात की जाए तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है पर्यटन। पर्यटन विश्व का अकेला तृतीयक क्रियाकलाप का सबसे बड़ा जो क्रियाकलाप है वो बनकर उभर रहा है, यानी कि पर्यटन विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। किस आधार पर? राजस्व के आधार पर। देश की जो भी जीडीपी होती है उसके अंदर इस क्षेत्र का जो योगदान होता है वो 40% से अधिक होता है, लगभग 40%, यानी कि हम मान सकते हैं। तो इस आधार पर पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप बनकर उभर चुका है। तो पर्यटन का दोस्तों अर्थ एक बार देख लेते हैं। पर्यटन जो होता है वो एक ऐसी यात्रा होती है जो व्यापार की बजाय मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा तृतीयक क्रियाकलाप से जुड़े लोग। तो तृतीयक क्रियाकलाप से जो जुड़े लोगों की संख्या है वो विकसित देशों में अधिक है, विकासशील देशों में या अल्प विकसित देशों में उनकी अपेक्षा कम है। यूएसए में 75% लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो है पर्यटन। पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। पर्यटन का अर्थ होता है ऐसी यात्रा जो व्यापार की बजाय मनोरंजन के लिए की जाती है। अगर हम कहीं पर घूमने जाएंगे तो उसको पर्यटन कहा जाएगा, क्योंकि वो हमारे मनोरंजन के लिए है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यटन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं डिटेल में। पर्यटन क्या है? कोई 4 कारक बताइए जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। या फिर अथवा में दूसरा क्वेश्चन जो है वो है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें।
तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो दोनों का आंसर एक ही प्रकार से देख लेंगे, क्योंकि ऐसे जो कारण होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं वही कारक पर्यटन को प्रभावित भी करते हैं। तो दोनों का आंसर जो होता है वो एक हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पर्यटन का अर्थ। तो पर्यटन से अभिप्राय ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन के लिए की जाती है। इस यात्रा का व्यापार से कोई संबंध नहीं होता है। फ्रेंड्स, व्यापार जो होता है वो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, पर पर्यटन जो होता है वो किया जाता है अपने मनोरंजन के लिए। तो पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप है जिसमें सबसे अधिक रोजगार है और इससे प्राप्त आय या फिर राजस्व जो है जीडीपी में लगभग 40% भी सबसे अधिक है, यानी कि इससे जो प्राप्त आय होती है वो भी सबसे अधिक होती है। कुछ क्षेत्रों में पर्यटन जो होता है वो मौसमी होता है, यानी कि मौसम के अनुसार किया जाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में जो पर्यटन है वो वर्ष भर किया जाता है। तो दोस्तों, पर्यटन हमने पढ़ा क्या होता है, एक ऐसी यात्रा जो मनोरंजन के लिए की जाती है, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप है, कुछ क्षेत्रों में ये मौसमी है और कुछ क्षेत्रों में ये वर्ष भर किया जाता है। तो पर्यटक क्षेत्र यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, जो कि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? ऐतिहासिक नगर, ठीक है, जो कि इतिहास से संबंधित है, मनमोहक भूदृश्य, पर्वतीय क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो क्षेत्र हैं वो पर्यटन के केंद्र हैं, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र हैं। तो इनको पर्यटक प्रदेश कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन छोटा सा इस पर हो सकता था, इसलिए मैंने यहीं पर इसको बता दिया पर्यटक प्रदेश क्या होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिया है यूरोप में भूमध्य सागरीय के तटीय प्रदेश और भारत में पश्चिमी तटीय भाग। तो भारत का ये वाला जो पार्ट है ये पूरब होता है, ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर जैसे कि गोवा, तो इन क्षेत्रों में जो पर्यटक हैं वो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ लिया पर्यटक प्रदेश क्या होते हैं। अब देखते हैं पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला होता है पर्यटन की मांग। उसकी मांग कैसी है, और परिवहन, यानी कि वहाँ पर परिवहन का रास्ता कैसा है। इसके अलावा बहुत सारे कारक हैं जो कि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि जिसमें नंबर 1 है जलवायु। जलवायु का संबंध होता है मौसमिक दशाओं से, यानी कि जो मौसम है उसकी स्थिति से। जो ठंडे इलाकों में जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो गर्म इलाकों में जाते हैं, और जो गर्म इलाकों में रहते हैं वो ठंडे इलाकों में जाते हैं। तो जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो कि पर्यटन को प्रभावित करता है। अगर हम देखें तो भारत के जो उत्तरी मैदानों में जो लोग रहते हैं, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ के जो लोग हैं वो गर्म से इलाके में रहते हैं। उन्हें अक्सर हिमालय के क्षेत्र की ओर जाते हुए देखा जाता है। तो वो पर्यटन के लिए कहाँ पर जाते हैं? वो हिमालय में जाते हैं, ठंडी जगहों पर, ठीक है, जैसे कि शिमला, ठीक है, जम्मू कश्मीर, इन वाले इलाकों में हम ज़्यादातर जाते हैं पर्यटन के लिए। तो सबसे पहला कारक हमने पढ़ा पर्यटन को प्रभावित करने वालों में जलवायु। इसका दूसरा कारक होता है भूदृश्य। तो भूदृश्य का काफ़ी अधिक महत्व होता है पर्यटकों के लिए। क्योंकि जो पर्यटक होते हैं वो अक्सर देखते हैं कि वहाँ पर जो भूदृश्य हैं वो कैसे हैं, ठीक है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है, समुद्री तट है, ये कैसे क्षेत्र हैं, ये अक्सर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों से पर्यटन की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से पर्यटन प्रभावित होता है। क्या आप भी ऐसे इलाके में जाना नहीं चाहेंगे जहाँ का जो भूदृश्य हो वो काफ़ी आकर्षित हो? तो सभी ऐसे इलाकों में जाना चाहते हैं, और आजकल तो जो लेटेस्ट जो फैशन है वो फ़ोटो के लिए जाना चाहते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसलिए भी हम यहाँ पर जाने के लिए ज़्यादातर आकर्षित रहते हैं। तो भूदृश्य पर्यटन को प्रभावित करने वालों में से एक महत्वपूर्ण कारक है।
इसके अलावा एक कारण होता है जो पर्यटन को प्रभावित करता है, वो होता है इतिहास एवं कला। किसी भी क्षेत्र का जो इतिहास है या फिर जो वहाँ की कला है वो भी पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित करती है। इतिहास एवं कला में रुचि रखने वाले जो पर्यटक हैं वो अधिकतर प्राचीन नगर या फिर जो नगर कला की दृष्टि से सुंदर हैं उन नगरों में या फिर पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं और किले, महल, गिरजाघर को देखकर आनंद लेते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिए हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो कि इतिहास से संबंधित हैं या फिर कला से संबंधित हैं वो भी पर्यटन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल हो सकता है संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। संस्कृति और अर्थव्यवस्था उन लोगों को आकर्षित करती है अपनी ओर जो कि मानवीय और स्थानीय रीतियों में रुचि रखते हैं, जो कि मानवीय और स्थानीय रीति जो भी है उसमें रुचि रखते हैं, वो इन क्षेत्रों में अधिकतर जाते हैं। इस प्रकार के जो पर्यटन स्थल हैं वो सस्ते होते हैं, इसलिए बहुत ही लोकप्रिय हो जाते हैं। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभर रहा है। लोग जो उन क्षेत्रों में रहते हैं वो क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति है कैसी है लोग समझने के लिए वहाँ पर रुकना चाहते हैं, तो इसीलिए लोग घरों में अपने यहाँ पर उनको जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको रुकवा लेते हैं, तो और उनके बदले में वो व्यापार करते हैं यानी कि पैसा कमाते हैं। तो घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभर रहा है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 2 एग्जाम्पल बुक में हमें दिए गए हैं। एक है गोवा में हेरिटेज होम्स और दूसरा कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग। तो ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लोग जाकर घरों में रुकते हैं, पर्यटक जो होते हैं वो घरों में जाकर रुकते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, मनी देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हमने पढ़ा पर्यटन क्या होता है, एक ऐसी यात्रा जो मनोरंजन के लिए की जाती है और इसको प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पढ़ा जलवायु, भूदृश्य, इतिहास, कला और संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर 4 कारक जो थे वो क्लियर हो गए हैं। जलवायु, ठंडे लोगों के जो ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं वो गर्म में जाते हैं। दूसरा भूदृश्य जो कि आकर्षित जो भूदृश्य होते हैं वो पर्यटन को आकर्षित करते हैं। तीसरा इतिहास की दृष्टि से जो क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पर्यटक वहाँ पर जाते हैं। चौथा संस्कृति, वहाँ के लोगों की जो रीतियाँ हैं, रहन सहन है, वो अगर लोगों को पसंद आता है तो लोग वहाँ पर भी अधिक जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला जो छठा क्वेश्चन है वो है चिकित्सा पर्यटन से आप क्या समझते हैं? इस क्षेत्र में तेजी से उभरते देशों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें समझना है चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। तो पहले इसे देख लेते हैं। चिकित्सा पर्यटन से अभिप्राय चिकित्सा उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से है। अभी हमने पर्यटन समझ लिया है क्या होता है, एक यात्रा होती है, पर अगर इसके साथ हम चिकित्सा को जोड़ दें या चिकित्सा उपचार को जोड़ दें तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। कहने का मतलब है अगर किसी देश से जो लोग हैं वो उपचार के लिए या ट्रीटमेंट के लिए दूसरे देश में जा रहे हैं तो इस पर्यटन को बोला जाएगा चिकित्सा पर्यटन। तो दोबारा से समझते हैं। चिकित्सा पर्यटन से अभिप्राय चिकित्सा उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पर्यटन से है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर क्लियर होता है कि लोग अगर किसके लिए चिकित्सा उपचार के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसको बोला जाता है चिकित्सा पर्यटन। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है वो है सन 2005 में यूएसए से उपचार के लिए लगभग 55,000 जो रोगी थे वो भारत आए थे। तो ये एक चिकित्सा एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल है। तो जो चिकित्सा पर्यटन है वो यहाँ पर हो गया और इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब आगे चलते हैं कि चिकित्सा पर्यटन जो क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है, इस क्षेत्र में तेजी से उभरते देशों के नाम बताइए। तो चिकित्सा पर्यटन में जो उभरते हुए देश हैं वो है भारत। भारत एक अग्रणी देश बनकर उभर रहा है चिकित्सा पर्यटन में। इसके साथ ही थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी चिकित्सा पर्यटन के रूप में बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं और भारत, ये सब चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में
उभर रहे हैं और तेजी से उभर रहे हैं। तो जो छठा क्वेश्चन था चिकित्सा पर्यटन से आप क्या समझते हैं, इस क्षेत्र में तेजी से उभरने वाले देशों के नाम। तो वो हमारा जो था क्वेश्चन वो क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं चैप्टर में अगले क्वेश्चन पर, वो है चतुर्थक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पंचम क्रियाकलाप। तो पहले देख लेते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप। चतुर्थक क्रियाकलाप से अभिप्राय ऐसे उच्च बौद्धिक मतलब जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत पड़े, ऐसे व्यवसायों से है जिनका दायित्व होता है, जिनकी मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चिंतन करना, शोध करना और विकास के लिए नए नए विचार देना। तो यहाँ पर दोबारा से देखते हैं, चतुर्थक क्रियाकलाप से अभिप्राय ऐसे उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। तो यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े क्षेत्र के लेवल के जो क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं जहाँ पर अधिक से अधिक हमें नॉलेज की जो ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो होते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप। यह बहुत ही विशिष्ट जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान से है, जैसे कि शिक्षा, सूचना, शोध एवं विकास। तो फ्रेंड्स ये जो था चतुर्थक क्रियाकलाप, इसका जो पॉइंट है ये हमारा क्लियर हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा चतुर्थक क्रियाकलाप ऐसे व्यवसाय होते हैं जो कि उच्च बौद्धिक होते हैं, जिनका दायित्व होता है चिंतन, शोध और विकास के लिए नए नए विचार देना और नीतियाँ बनाना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आठवां क्वेश्चन, पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो दोस्तों पंचम क्रियाकलाप से अभिप्राय ऐसे उच्चतम बौद्धिक व्यवसायों से है। इनमें और इनमें ज़्यादातर अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने उच्च शब्द यूज़ करा था और यहाँ पर उच्चतम यानी कि सबसे ज़्यादा हाई। तो ऐसे उच्चतम बौद्धिक व्यवसायों से है जो ज्ञान पर आधारित होते हैं और इन क्रियाकलापों में निर्णय लेना, ठीक है, और नीतियाँ बनाने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो पंचम क्रियाकलाप कौन से हो गए, ऐसे उच्चतम बौद्धिक व्यवसाय जो ज्ञान पर आधारित हैं और इन क्रियाकलापों में निर्णय लेने वाले और नीति निर्माण करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप थे ये भी क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं चैप्टर के अगले क्वेश्चन पर, जो है बाह्य स्रोतन से आप क्या समझते हैं, या फिर आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप किसी भी कार्य को लागत घटाने के लिए और कुशलता को बढ़ाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी या व्यक्ति को दे देते हैं तो इसे बाह्य स्रोतन कहते हैं। दोबारा से समझते हैं कि यह सपोज कीजिए एक हमारी कंपनी है, उसमें हमारे पास जो भी काम था वो तो हम काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और काम आ जाता है, जैसे कि हमारी कंपनी किसी भी चीज़ की डिलीवरी करती है, पर इसके अलावा अगर हम कोई हेल्प देना चाहते हैं कस्टमर को, ठीक है, तो कस्टमर हेल्प के लिए हम चाहते हैं कि ये वाला काम हमारे से नहीं हो पाएगा सही से, या फिर हमारी लागत अधिक आएगी, तो इसीलिए किसी बाहरी कंपनी को ये वाला काम दे दिया जाए। किस लिए दे दिया जाए, लागत को घटाने के लिए, या फिर वो कंपनी अच्छे तरीके से कर सके, कुशलता पूर्वक कर सके, इसलिए। अगर एग्जांपल लें तो फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उसका काम होता है डिलीवरी करना, ठीक है, प्रोडक्ट की डिलीवरी करना। पर अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कॉल कर तो ये कॉल फ्लिपकार्ट की कंपनी में नहीं जाएगी, ये उससे रिलेटेड जो कंपनी है जिसको उसने दे रखा है काम, उसके पास जाएगी। तो इसको बोला जाता है बाह्य स्रोतन। ये जो कंपनी होती है ये क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं BPO। तो फ्रेंड्स दोबारा से समझते हैं, बाह्य स्रोतन क्या है, जब हम किसी भी कार्य को लागत घटाने के लिए और कुशलता को बढ़ाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी या फिर व्यक्ति को दे देते हैं तो इसे बाह्य स्रोतन कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था BPO।
तो भारत में भी बहुत सारे बीपीओ खुले हैं, और भारत के अलावा चीन जैसे जो भी देश हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीपीओ खुले हैं। और ये बीपीओ क्या हो खुले हैं, जो मेन फोकस रहा है वो रहा है कॉल सेंटर पर। तो कॉल सेंटर बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। फ्रेंड्स, बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटपुट्स। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटपुट्स, तो ये होते हैं बीपीओ। तो यहाँ पर हमने पढ़ा बाह्य स्रोतन क्या होता है। अभी केपीओ जो है वो थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, जैसे कि ये कंपनी है, इसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग एजेंसीज को दे दिए हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, बाह्य स्रोतन है या फिर आउटसोर्सिंग है। इसके अलावा ये जो कॉल सेंटर है ये एक बीपीओ का एक एग्जांपल है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के कॉल सेंटर होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। बाह्य स्रोतन के बढ़ने के क्या क्या कारण हैं, किस कारण ये जो बाह्य स्रोतन है या जो आउटसोर्सिंग है वो क्यों बढ़ रही है, उनके क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि सभी देशों में, जो विश्व के सभी देश हैं, उनमें जो मानव श्रम है यानी कि जो मजदूरी रेट है वो एक जैसा नहीं है। कुछ देशों में मानव श्रम महंगा है और कुछ देशों में मानव श्रम सस्ता है। कहने का मतलब है कुछ देशों में जो वर्कर होते हैं वो कम पैसे भी लेने में भी तैयार हो जाते हैं और कुछ देशों में अधिक पैसे मांगते हैं। तो इसीलिए उन देशों की जो कंपनियां होती हैं वो उन कामों को दूसरे देशों में भेज देती हैं। ठीक है, तो जब दूसरे देशों में भेज दिया तो इसको बोला जाएगा बाह्य स्रोतन। तो ये जो बाह्य स्रोतन है उसका एक कारण क्या हुआ, मानव श्रम का जो रेट है वो अलग अलग है, कुछ देशों में कम है कुछ देशों में ज़्यादा है। तो इसलिए बाह्य स्रोतन जो है वो बढ़ रहा है। दूसरे काम पर आते हैं, दूसरे जो कारण है वो देखते हैं। क्योंकि हम दूसरे देश में भेज तो दें, अगर सपोज कीजिए वहाँ पर वो काम ना हो पाए, है ना, तो इसीलिए ये जो काम हो पाता है वो हो पाता है इंटरनेट और संचार साधनों की सुविधा के कारण। तो दूसरा कारण यही है, इंटरनेट और संचार सुविधा के कारण बहुत से कार्य दूर बैठकर भी किए जा सकते हैं। तो इसीलिए दूसरा कारण हो गया इंटरनेट और संचार सुविधा। इसके बाद तीसरा कारण जो है वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के कारण सभी देश अपने देशों में बाहरी कंपनियों को आने की अनुमति दे देते हैं। तो इसीलिए वैश्वीकरण के कारण ये जो बाह्य स्रोतन है इसको बढ़ने का एक कारण और मिल गया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं और इसके बढ़ने के कारण। तो फ्रेंड्स, इसी में हम एक जो कंसेप्ट है छोटा सा वो और पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं अप्रतन, जिसको बोला जाता है अप्रतन। तो दोस्तों, अप्रतन का मतलब होता है कि जब ये जो बाह्य स्रोतन के अंदर जो हम काम भेज रहे हैं ना, तो दूसरे देशों में, वो अगर समुद्र पार है, समुद्र पार के देशों में भेजा जा रहा है, तो इसको अप्रतन या फिर ऑफशोरिंग कहते हैं। तो बस छोटा सा कंसेप्ट था कि अगर आप किसी भी कंपनी को अपना काम भेज रहे हैं समुद्र पार के देशों में, तो उसको अप्रतन या फिर ऑफशोरिंग कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इससे पहले एक बार ये वाला चित्र देख लेते हैं, वैश्वीकरण वाला, कि ये जो है ये वैश्वीकरण का एक कारण है, जिस कारण ये जो बाह्य स्रोतन है वो सरल हो गया है। चलिए अब देखते हैं केपीओ क्या होता है। तो केपीओ, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन। तो जब किसी भी बाह्य स्रोतन के लिए किसी ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किसी भी प्रकार के सूचना और ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन कहते हैं। कहने का मतलब है जब एक कंपनी अपने काम को किसी दूसरी कंपनी को देती है और इस कंपनी को किसी विशेष ज्ञान की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि ई लर्निंग, बैंकिंग सेक्टर, कानूनी या फिर कोई बौद्धिक संपदा, ठीक है, कोई नॉलेज से रिलेटेड किसी भी ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको बोला जाएगा ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन। ओके, तो ये था केपीओ।
और एक हमने इसके अलावा कंसेप्ट पढ़ा था बीपीओ। जब बिजनेस से रिलेटेड भेजा जाता है तो ज़्यादातर जो भी बाह्य स्रोतन होते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, तो वो सब बीपीओ होते हैं। और जब ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है तो उसे केपीओ बोला जाता है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं और इसके बढ़ने के कारण। अब आते हैं चैप्टर के अगले पॉइंट पर, जो कि है अंकीय विभाजन। तो दोस्तों अंकीय विभाजन का कंसेप्ट ये कहता है कि विश्व के अंदर जो भी देश हैं उनके अंदर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो विकास है वो एक समान नहीं है, यानी कि एक जैसा नहीं है। कुछ देशों में अभी भी 5G आ चुका है, कुछ देश अभी भी 3G पर चल रहे हैं और इंडिया में 4G आ गया है। ठीक है, 4G का विकास हो रहा है धीरे धीरे। तो अब ये जो है कुछ देशों में 3G है, कुछ देशों में 4G है, कुछ देशों में 5G है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास सभी देशों में एक समान नहीं है। तो विकसित देशों में और विकासशील देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी का जो अंतर है उसको अंकीय विभाजन कहते हैं। कहने का मतलब है कुछ देशों में 5G है, कुछ देशों में 4G है, कुछ देशों में 3G है। तो ये जो भी अंतर है, इस अंतर को क्या बोला जाएगा? अंकीय विभाजन। तो छोटा सा ही कंसेप्ट है इसका। अंकीय विभाजन क्या है? सूचना और प्रौद्योगिकी के हिसाब से विश्व के देशों में जो अंतर है उसे अंकीय विभाजन कहते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, स्वर्ण कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स स्वर्ण कॉलर श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जो कि पंचम क्रियाकलाप में कार्य करते हैं। ठीक है, पंचम क्रियाकलाप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को या श्रमिकों को स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो पंचम क्रियाकलाप थे वो उच्चतम श्रेणी के ज्ञान आधारित क्रियाकलाप थे। तो ये जो व्यवसाय हैं वो उच्चतम श्रेणी के ज्ञान आधारित व्यवसाय होते हैं, जैसे कि आंकड़ों की व्याख्या करना, ठीक है, और नीति निर्माण करना, या फिर नई प्रौद्योगिकी का जो भी नई तकनीक आई है उसका मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा स्वर्ण कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। ओके, इससे पहले हम लाल कॉलर श्रमिक और वाइट कॉलर श्रमिक और ब्लू कॉलर श्रमिक पढ़ चुके हैं, यानी कि तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो है जाल तंत्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि जाल तंत्र किसे कहा जाता है। तो देख लेते हैं एक बार जाल तंत्र। तो दोस्तों जाल तंत्र जो है ना वो परिवहन की विकसित अवस्था है जिसके द्वारा विभिन्न स्थान आपस में जुड़ते हैं। कहने का मतलब है जो भी परिवहन की व्यवस्था है, रोड वोड सड़क जो भी है, वो एक विकसित अवस्था जब पहुंच जाती है तो उसको जाल तंत्र कहते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत प्रकार की सड़कें बन जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जाल तंत्र एक विकसित अवस्था है परिवहन की जिसके द्वारा विभिन्न स्थान आपस में जुड़ते हैं। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं। तो अब यहीं से कंसेप्ट को हम समझेंगे, योजक क्या होते हैं। तो देखिए जो योजक होते हैं ना वो एक प्रकार से सड़क को कहते हैं, जो सड़क है उसको योजक कहते हैं। पर इसको समझने से पहले एक बार नोड समझते हैं, नोड क्या होता है। ओके, तो जो भी कस्बा होता है या जो गांव होता है, जो भी सड़क के किनारे, जैसे कि ये यहाँ पर एक सड़क है, इसके किनारे पर एक कस्बा है, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। ठीक है, तो इस कस्बे को नोड कहते हैं। एक सड़क के किनारे जो कस्बा होता है उसे नोड कहते हैं। और इसी प्रकार से जो भी सड़क दो कस्बों को यानी कि दो गाँवों को या फिर दो नोड को जोड़ेगी उसे योजक कहा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक इस प्रकार से जुड़ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे जितने भी प्रकार हैं, जितनी भी सड़कें हैं जो इन दो कस्बों को जोड़ेंगी उसको योजक बोला जाएगा। तो जाल तंत्र के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे योजक होते हैं। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे रोड होते हैं जिनके द्वारा हम उन स्थानों पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा जाल तंत्र क्या है, नोड क्या है ये भी समझ लिया, और योजक किसे कहते हैं वो भी क्लियर हो गया है। तो दोस्तों परिवहन की विकसित अवस्था को क्या बोला जाता है, जाल तंत्र बोला जाता है, जिसके अंदर विभिन्न स्थान आपस में जुड़ते हैं।
इस जाल तंत्र के अंदर विभिन्न योजक होते हैं, बहुत सारे योजक होते हैं। योजक क्या होते हैं? योजक ऐसी सड़कें होती हैं जो दो नोड को जोड़ती हैं। नोड क्या होते हैं? सड़क के किनारे पर जो कस्बा होता है उसको नोड कहते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमारा क्लियर हो गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है होम शेयरिंग या फिर होम शोरिंग। ठीक है, होम शोरिंग है ये, सॉरी, होम शोरिंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों होम शोरिंग जो है ना वो तृतीयक क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, या फिर जो सेवा सेक्टर है उसका एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कर्मी है यानी कि जो श्रमिक है उसको कंपनी एक सुविधा देती है कि वो घर पर बैठकर काम कर सकता है। ठीक है, तो होम शोरिंग क्या है? ये शोरिंग है। ठीक है, ऐसा वाला शोरिंग। तो होम शोरिंग क्या होता है कि किसी कंपनी के द्वारा अपने श्रमिकों को घर बैठकर कार्य करने की सुविधा देना होम शोरिंग कहलाता है। यह इंटरनेट से जुड़ी जो भी कार्य होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, घर पर बैठकर आप कैसे भी काम कर सकते हैं, इंटरनेट से जुड़े जो भी काम है वो आप घर पर बैठ के कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधा को क्या कहा जाता है? होम शोरिंग कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन से होते हैं, इनके प्रकार, इनकी विशेषताएं। ठीक है, बाह्य स्रोतन क्या होते हैं, पंचम क्रियाकलाप क्या होते हैं, पर्यटन क्या होता है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।